और स्पेशली उसका जो एनियाग्राम का हिस्सा है वो मैं थोड़ी देर के लिए और उसका थोड़ा भूमिका, उसका स्कोप आपसे थोड़ा सा शेयर करूं आज। एनियाग्राम एक फिगर का और पिक्चर का नाम है। मैं ड्रॉ करता हूं, फिर आप देख लीजिए। ये इस चित्र का नाम है एनियाग्राम। तो ये चित्र आपने कहीं कहीं देखा होगा। इसके मायने हैं, एनिया के मायने हैं 9, 9, और ग्राम का मतलब है पॉइंट्स। ये वो चित्र है जो 9 बिंदुओं को प्रेजेंट करता है, 9 पॉइंट्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 9 पॉइंट्स को प्रेजेंट करता है। अब क्या है कि ये एक मिस्टीरियस सिंबल है जो पुरानी सूफी विजडम से, जब गुरजेफ बहुत कुछ ढूंढ रहे थे, यंग थे, तो अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के एक सूफी ब्रदरहुड में उनका जाना हुआ। वहाँ से वो इस पूरी विजडम को सीख करके आए। वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस होती थी और वो इसको सीख करके आए और बाद में उन्होंने इसका बहुत उपयोग किया। कुछ एनियाग्राम के डांसेस बनाए, कुछ इसके हिसाब से अवेयरनेस की चीज़ें की उन्होंने, जो अपने ग्रुप में वो प्रेजेंट करते थे। तो एनियाग्राम के, गुरजेफ की डेथ हुई 1949 में। उनके जाने के बाद वो बहुत सारा काम रुक गया, क्योंकि एनियाग्राम के जिस तरह से वो यूज़ करते थे वो सूत्र किसी और के पास थे नहीं। उन्होंने पीछे ज़्यादा रिटन वर्क छोड़ा भी नहीं। बाद में साइकोलॉजी डेवलप हुई यूंग की और फ्राइड की साइकोलॉजी के साथ। एनियाग्राम में बहुत कुछ जुड़ गया, बहुत कुछ 70s 80s के दशक में। आज के समय में वेस्ट में तो इसका बहुत विशाल पैमाने पर उपयोग होता है, साधना के तौर में भी और कॉरपोरेट्स में भी, दुनिया में भी बहुत कुछ यूज होता है। हम इसका वो हिस्सा करते हैं, जो भी मैं वर्कशॉप करता हूँ, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में काम आए। इसके यूज तो बहुत सारे हैं, तो जो स्पिरिचुअली डेवलपमेंट में काम आए हम इसका वो हिस्सा लेते हैं। और जनरली अभी तक जो हमने ग्रुप किए हैं वो एनियाग्राम के उस हिस्से के लिए किए हैं जो हमारी पर्सनैलिटी या हमारे व्यक्तित्व की, जिसमें हमारी जांच कर सके हम। तो एनियाग्राम ऑफ पर्सनैलिटी है ये लिखा हुआ है। यानी इसके आगे के भी उपयोग हैं जो कि बहुत एडवांस में जाते हैं, वो एडवांस ग्रुप में होते हैं। लेकिन एनियाग्राम ऑफ पर्सनैलिटी जो हम आज यहाँ थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे, और अन्य ग्रुप्स में हम कुछ पिछले 7-8 साल से करते रहे हैं, वो पर्सनैलिटी जो हमारा व्यक्तित्व है, इसकी पूरी मैपिंग है। ये है क्या, हम ऐसे क्यों हैं, हमारी आदतें किस तरह से बनती हैं, हमारे चैलेंजेस क्या होते हैं, अंदरूनी, बाहरी नहीं। ये साइकोलॉजिकल जो हमारा एस्पेक्ट है वो किस तरह से डिज़ाइन होता है, बनता कैसे है, हमारा जो ईगो का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, वो कैसे काम करता है, और वो कैसे अपने आप को मेंटेन करता है, जो हमारा ईगो का स्ट्रक्चर है। क्योंकि अमूमन हम जब ईगो बोल देते हैं तो ईगो कहने से कुछ बात साफ नहीं होती, गोल गोल रह जाती है। ईगो का मतलब क्या, अगर कोई हमसे कहे कि भाई अपनी ईगो पे काम करो, तो हमें पता नहीं कि एक्चुअली हमें क्या करना है। तो मैं बताऊं कि एनियाग्राम में हम जब करते हैं तो इस ईगो का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स खाका इसका होता है। तो अगर हमें ईगो पे काम करना होता है एनियाग्राम के हिसाब से, इस प्रज्ञा में, तो हमें मालूम होता है कि एक्चुअली हमें ईगो पे काम करने का मतलब क्या है, हमें किस तरह से काम करना है। तो सुविधा हो जाती है साधक को अपनी कमियों को समझने की, अपने चैलेंज को समझने की, किस तरह के ध्यान व्यक्ति को पसंद आते हैं, और लेकिन एक्चुअली उसके लिए कौन से ध्यान उपयोगी होंगे, उसके संतुलन के लिए, उसके बैलेंस के लिए, ये हमें एनियाग्राम में बहुत दूर तक मिलता है। तो गुरजेफ ने इसका बहुत उपयोग किया, और फिर अब जो सिस्टम बाद में बना उनके जाने के बाद, वो थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि गुरजेफ के हिसाब से तो उतना बहुत कोई 1 या 2 लोग हैं जो एक्चुअली उस तरह से यूज करते हैं जैसे गुरजेफ करते थे। वो बड़ा जटिल ढंग से इसको करते थे, उन्होंने पीछे कोई सूत्र छोड़े नहीं, ज़्यादा नहीं छोड़े। तो हम जो एनियाग्राम की अब जो इस वर्कशॉप पे ले रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा समय तो नहीं है, सीमित समय है, उसमें मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, और 1 या 2 एक छोटी एक्सरसाइज आपको हम बाद में सेंसिंग की कराएंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ऐसा है कि जब हम पैदा होते हैं, ये थोड़ा सा मैं भूमिका ले रहा हूँ ताकि हम सीधा एनियाग्राम पे चले जाएं, थोड़ा ही समय हमारे पास है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हम पीछे से कुछ लेके आते हैं, खाली नहीं आते, कोई भी नहीं आता है। अच्छा, मैं फिर से एक बार पूछ लूँ, मेरी आवाज़ जा रही है आप सबके पास?
स्वामी जी आ रही है आवाज? ठीक है। तो जब हम पीछे से आते हैं और जन्म लेते हैं, और स्पेशली ये वो उन रिलीजन में ये बात ज़्यादा मायने रखती है जो अगले जन्म को मानते हैं, जैसे कि हिंदू हो गए या बौद्ध हो गए या जैन हो गए, इस तरह के हो गए। जो अब्राह्मनिक रिलीजन है, यानी जू हो गए, यहूदी हो गए, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, वहाँ पे इस लिंक का उनको मालूम नहीं है, ना एनेग्राम की बुक में इसका जिक्र है, क्योंकि वो एक ही जन्म को मानते हैं। वो उनसे ये सवाल एनेग्राम की स्टडी में वहाँ पर अटका हुआ है, आज तक इसका आंसर नहीं है। वो इतना लिख के छोड़ देते हैं कि हम कुछ लेके आते हैं पीछे से, पता नहीं क्या है, ये रहस्य है, वो इसका जवाब नहीं देते। लेकिन जो ये हमारा जो सिस्टम है हिंदू पद्धति का, जिसमें जन्म दर जन्म की हम डिस्कस करते हैं, चाहे तिब्बत से की तरफ से हो, तो वहाँ पर इसको समझना आसान होता है। उसी एंगल से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना आसान भी पड़ता है। तो जब हम आते हैं, नया जन्म लेते हैं, तो किसी वजह से कुछ सीड्स हमारे अंदर होते हैं, शास्त्रीय भाषा में उसे संस्कार कहा जाता है। वो सीड ऐसे बनते हैं, उदाहरण के लिए ऐसे समझ लीजिए, इसी जन्म के लिए समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को 10 साल 15 साल किसी ऐसी कंडीशन में जीना पड़े जिसमें वो बहुत ज़्यादा पेन से गुजरा, दुख से गुजरा, या अब वो पेन कैसा भी रहा हो, हेल्थ का रहा हो, फाइनेंशियल रहा हो, कुछ भी रहा हो, 10 साल 15 साल, तो उस दुख के लिए वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है वो व्यक्ति, यानी उसके अंदर इसके लिए एक नेचुरल टच आ जाता है, उसकी तरफ को झुकाव बन जाता है उसका। या उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बहुत भय में जी पाया, मान लीजिए घर में कोई पारिवारिक बीमार रहा, उसकी पत्नी या उसके बच्चे या वो खुद, और लगातार एक मौत का साया उसके ऊपर चलता रहा, या कभी बिजनेस का हरेस हुआ, वो भय रहा, कभी कोई हेल्थ का रहा, कभी इमोशनल इशू रहा, डाइवोर्स का रहा, कुछ रहा। इस तरह से क्या होगा कि वो 10-15 साल 5 साल 8 साल जीता है अगर भय में, तो भय के लिए वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है, यानी भय का एक कंडेंस सीड उसके अंदर बन जाता है, सीड होता है वो सिर्फ। तो जब कोई व्यक्ति आगे जाता है तो इस तरह के अनेक सीड उसके पास होते हैं, जिस तरह की कंडीशन में वो जीता चला आया, और उन कंडीशंस के कारण वो एक कंडेंस बीज उसके अंदर बन गया। अच्छी बातों के भी बनते हैं, कोई व्यक्ति अगर बहुत आनंद में रहा 10 साल 20 साल किसी गुरु के पास रहा, तो उसका भी सीड बनेगा। दोनों बातें हैं, सीड बन के आता है, और ये हमारे साथ आगे आ जाता है। तो जब हम कुछ आते हैं इस जगह, हम पॉजिटिविटी से लेते हैं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि कोई व्यक्ति यदि बहुत दुख में जिया और दुख का सीड है उसके अंदर, और वो दुख के लिए सेंसिटिव है, जब मौका मिले, चाहे मौका हो या ना हो, या उतना कारण मौजूद ना हो, लेकिन उसके अंदर दुख को फील करेगा वो, या दुख के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा, या सुख में भी उतना सुख फील नहीं करेगा जितना दुख में दुख को करेगा। ये कारण होता है सीड की वजह से। तो ऐसा व्यक्ति, अगर उसको कहा जाए कि जीवन के लिए एक लाइन में अपना दृष्टिकोण बताओ, तो वो यही बोलेगा कि जीवन दुख है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता है। और जो व्यक्ति जीवन में बहुत सुख में रहा है, वो ये बोलेगा कि जीवन सुख है। तो जीवन के प्रति, पूरे अस्तित्व और वास्तविकता के प्रति, इस सारी कंडीशन की वजह से उसका एक दृष्टिकोण बन जाता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि जीवन है, जीवन कर्म है, ये उसका दृष्टिकोण बनता है। ये ऐसा कोई मोटा दृष्टिकोण जीवन की पूरी वास्तविकता के प्रति लेकर के हम आते हैं, जो हमारे अचेतन में होता है, हमें नहीं मालूम होता। अब इस उदाहरण को इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि जैसे ओशो ने कहा कि जीवन आनंद है, ये दृष्टिकोण है उनका पूरा, और बहुत ओशो का दर्शन इस बात के ऊपर आधारित रहा है कि जीवन आनंद है। इसके ठीक विपरीत दृष्टिकोण एक दूसरे बुद्ध ने दिया है, जो कि खुद भी स्वयं बुद्ध है। उन्होंने कहा है जीवन दुख है, गौतम बुद्ध ने। और ये दोनों बाहरी तौर पे बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है, जबकि दोनों बुद्ध है। ये कैसे संभव है कि दो बुद्धों की बातें आपस में बिल्कुल विपरीत रूप से टकरा रही हैं? इसका कारण है कि पीछे का दर्शन, पीछे का एक बनाया हुआ सीड है जो, तो इस जन्म में जब व्यक्ति ऐसे सीड लेके आता है, तो उस खास दृष्टिकोण के कारण वो जीवन के उसी तत्व को पकड़ता है। इसीलिए ट्रूथ तो एक ही होता है, रियलिटी तो एक ही होती है, लेकिन अलग अलग व्यक्तित्वों में उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है, वो झलकती अलग अलग है।
वही सत्य ओशो के जीवन में अलग ढंग से झलका है, वही सत्य गौतम बुद्ध के जीवन में बिल्कुल विपरीत ढंग से झलका है। और वही पूरा जो मर्म है जीवन का, वो मिस्टर जी गुरजेफ का जो पॉपुलर नाम है, उनके सर्किल में उनको मिस्टर जी कहा जाता था, उनके जीवन में झलका है कि भाई जीवन संघर्ष है, कर्म है, ये व्यक्तित्व की भिन्नता के साथ है। सत्य वही है, ये है, ये इसकी कहानी है। तो जब हम आते हैं हम कुछ लेके आते हैं, बट वो अचेतन में होता है, हमारे समय और सुविधा मिलने पे वो प्रकट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो उसको कहा नहीं जा सकता है। तो हम कुछ लेके आते हैं, कोई पॉजिटिव चीज, इसको गुरजेफ की या फोर्थ वे की भाषा में हमारी एसेंस बोलते हैं, हमारा सार। तब तक हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं होता। छोटे बच्चे का पहले दूसरे दिन कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, धीरे धीरे व्यक्तित्व बनता है और जैसी सोसाइटी है उस हिसाब से मेच्योर होता है। यानी अगर वेस्ट की बात करें तो 15-18 साल की उम्र तक, क्योंकि बच्चा फ्री हो जाता है, वो पर्सनैलिटी मेच्योर हो जाती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 25 से 30 साल लग जाते हैं उसको अपने हिसाब से डिसीजन लेने में, तो ये समय लग जाता है। अलग अलग ढंग से व्यक्तित्व मैच्योर होता है और वो सिखावन है हमारी। ये पूरी लंबी कहानी है, यहाँ मैं सिर्फ भूमिका आपको दे रहा हूँ। तो शुरू के बच्चे के 3 से 4 साल के भीतर ईगो की फाउंडेशन बन जाती है, जो अहंकार है जिसको ईगो कहते हैं, उसका बुनियाद बन जाती है। 3 बिंदुओं के रूप में ये बनती है। हमारा ईगो का जो स्ट्रक्चर है वो 3 बिंदुओं पर खड़ा होता है, वो एंगर पर, फियर पर और पेन पर। क्रोध, भय और दुख, ये 3 कॉर्नर्स हैं ईगो के स्ट्रक्चर के। ये कैसे बनते हैं, ये पूरी लंबी कहानी है जो हम अपनी वर्कशॉप में लेते हैं। हम तो क्लीन ही आते हैं, लेकिन बस वो बनते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा जब छोटा होता है, बिल्कुल पहले दूसरे दिन का, तो माँ के साथ जुड़ा होता है। बच्चे को माँ में और बच्चे के खुद में, खुद तो कुछ होता ही नहीं, ना नर्वस सिस्टम है उसका, ना कॉन्शियस है, वो माँ के साथ लयबद्ध होता है, एक रस होता है लगभग 2 हफ्ते 15 दिन तक। उसके बाद उसकी सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस बननी शुरू हो जाती है और 6 महीने तक आते आते उसको अपने शरीर का भान हो जाता है। तो जो हमारी पहली ईगो है उसको बॉडी ईगो कहते हैं, फिजिकल बॉडी की ईगो। फर्स्ट ईगो हमारी वो बॉडी ईगो है। एंगर उससे कैसे जुड़ा होता है ये अलग कहानी है, लेकिन फर्स्ट ईगो जो है वो हमारी बॉडी ईगो है, शरीर के साथ इसका बुनियाद बनती है। ठीक है, तो आपने यहाँ मैं लाके इसको छोड़ रहा हूँ और यहाँ से हम देखते हैं कि हमने देखा है कि मूल रूप से आखिर क्यों ये बात कही गई है कि 3 ही मार्ग हैं अध्यात्म के रास्ते। अगर कोई जाना चाहे तो 3 ही मार्ग मौजूद है। एक ज्ञान का है जिसके ऊपर उपाय ध्यान है। ध्यान का कोई मार्ग नहीं है, मार्ग तो वो ज्ञान का ही है, लेकिन ध्यान की विधियां करने से हमको आंतरिक रूप से कुछ हासिल होता है, कुछ फुलफिलमेंट, कोई दृष्टि हमारी खुलती है, हमें कुछ सूत्र हासिल होते हैं। ध्यान विधियां करने का वो उद्देश्य होता है। तो मार्ग मौलिक रूप से ज्ञान का है जिस पर ध्यान एक साधन है। दूसरा मार्ग भक्ति का है जिसमें शास्त्रीय ढंग से इसको नवधा भक्ति कहा गया है। भक्ति के 9 उपाय हैं, कीर्तन, भजन, गुरु सिमरन, जाप, चरण सेवा, 9 इसके उपाय हैं। वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति के उपादान है। भक्ति की मन स्थिति हासिल करने के लिए वो साधन है। और तीसरा जो मार्ग है वो कर्म का मार्ग है, जिसके 3 कर्म होते हैं बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से। संचित कर्म होता है, संचयमान होता है, और आपने सुना होगा प्रारब्ध कर्म होता है, ये सब होता है। तो क्यों 3 ही मार्ग है, 4 क्यों नहीं है या 2 क्यों नहीं है? इस कारण से 3 मार्ग है कि मनुष्य के अंदर 3 तल हैं उसके, जो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो 3 ही तल होते हैं उसके अंदर। यानी हमने सुना होगा जैसे एक तल बुद्धि का है, वैचारिक क्षमता जिसमें होती है। एक तल भावना का तल है जिसमें महसूस करना, फील करना, ये क्षमता रहती है। और तीसरा जो तल है जो कि एक्शन का है, कर्म का है, गट का है, वो तल है। ये 3 तल है जिसको हमारे यहाँ ओशो की कम्युनिटी में बहुत साधारण भाषा में कहा जाता है कि बुद्धि, हृदय और नाभि, है ना, ये आपने सुना होगा। ये वो 3 तल है। ये इस कारण से है कि हमारा ब्रेन भी 3 हिस्सों में बंट के काम करता है। डॉक्टर साहब हैं निनाद जी, जानते होंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ब्रेन का एक हिस्सा, दिमाग का, जो कि सोचने का काम करता है।
लिम्बिक सिस्टम है जो महसूस करने का काम करता है, और रूट ब्रेन है जो कि हमारे को एक्शन को गवर्न करता है, हमको स्ट्रेंथ देता है एक्शन के लिए। तीन ही हिस्से हैं, और अदरवाइज भी आप दुनिया में पाएंगे तो तीन ही चीज़ों से बना हुआ पाएंगे, चाहे प्रोटॉन में, चाहे एटम में चले जाइए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन चले जाइए, चाहे हिंदू पद्धति देख लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कहीं क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए कि गॉड होली घोस्ट और सन है, या मुस्लिम्स में देख लीजिए मोहम्मडन्स में तो गॉड है, प्रॉफिट है और कुरान है। ये तीन का आप मैक्सिमम जगह पाएंगे। तीन का कोई लॉ है, गुरजेफ ने इसको लॉ ऑफ थ्री बोला। तो तीन ही क्यों होते हैं? इस कारण से होते हैं कि हमारे तीन तल हैं, और इन्हीं तीन का विकास होता है साथ साथ, और ये तीन का जब साथ साथ विकास होता है हार्मोनियस, तब हम फुलफिलमेंट महसूस करते हैं और कंप्लीटनेस महसूस करते हैं। ठीक है, तो तीन का ये राज है कि जैसे कोई व्यक्ति, अब मैं ये बात करूं, कोई व्यक्ति अगर, ये तीन हमारे पास रिसोर्स हैं, जैसे तीन हमारे पास शक्तियां हैं भगवान की दी हुई, अस्तित्व की दी हुई, सोचने समझने की, महसूस करने की और क्रिया करने की, काम करने की। तो कोई व्यक्ति जो ज्यादा सोचने समझने की तरफ झुका होता है नेचुरली कैसे भी, तो जाहिर है कि वो महसूस कम कर पाएगा और एक्शन उसका कम होगा, क्योंकि उसके जीवन की ज्यादा धारा सोचने समझने में जाती है। या कोई महसूस करेगा ज्यादा, इमोशनल ज्यादा होगा, तो बाकी दूसरे रिसोर्स को वो उतना यूज नहीं करेगा। तो किसी भी कारण से हम एक रिसोर्स पर, एक शक्ति पर जब भरोसा करते हैं, कोई बहुत सारे कारण होते हैं उसके, तो हम दूसरी चीजों को अंडर यूज छोड़ देते हैं, और अंडर यूज जब छूट जाएंगे चीजें, तीनों तलों का बैलेंस नहीं होगा, तो वो फुलफिलमेंट, वो कंप्लीटनेस, वो होलनेस, उसका एहसास नहीं आएगा। वैसे भी अगर देखें तो अध्यात्म का उपयोग वो है, अध्यात्म का रोल जो है, जो हमारा आत्म विकास है, उसका रोल ये है कि हमारे उस अंग में विकास हो जो हमारा कमजोर है। अगर कोई पहले से सोचने समझने वाला है, नेचुरली वो ज्यादा सोच समझ सकता है, वो शक्ति ज्यादा है, तो वो तो विकसित ही है। उसका ध्यान साधना या जो भी वो करेगा ध्यान इसके नाम से, उसमें उस अंग का विकास उसका होना चाहिए जो कि कम विकसित है, यानी महसूस करने का। इसीलिए आपने कई जगह ओशो का ये वक्तव्य सुना होगा कि जब ध्यान बहुत उच्च अवस्थाओं में पहुंचता है तो भक्ति का रस आता है, उसमें भक्ति की तरफ मुड़ जाता है, तो बहुत से ज्ञानी भक्त हो जाते हैं, या बहुत से भक्त बाद में चल के ज्ञानी हो जाते हैं। इस वजह से हो जाते हैं कि अगर सही दिशा में जा रही है विकास की धारा, तो वो जो अंग कम विकसित है वो विकसित होगा, जो पहले से विकसित है वो तो विकसित है ही। तो तीन जो मार्ग हैं हमारे, तीन जो रास्ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तीन तल हैं, वो उस कारण से तीन तरह की पर्सनैलिटी होती है। या तो कोई व्यक्ति सोचने समझने वाला ज्यादा हो सकता है, या कोई महसूस करने वाला हो सकता है, या कोई सीधा क्रिया और एक्शन वाला, थोड़ा स्ट्रेंथ वाला हो सकता है। ये तीन तो मौलिक पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये जो मैंने नौ का एक फिगर बनाया है जिसपे ये 9 नंबर लिखे हुए हैं, ये दुनिया में ये है कि 9 तरह के लोग होते हैं। इन 3 से 9 बनते हैं आगे चल के। दुनिया में 9 तरह वो होते हैं, और उनमें वेरिएशन कैसे बनता है वो तो बहुत आगे की कहानी है, बहुत ही आगे की, जिसमें वर्टिकल ग्रोथ मेथड अलग है, हॉरिजॉन्टल अलग है। बेसिक रूप से उसका बेसिक जो उसकी जो मेटल होगा व्यक्ति का, वो इस टाइप से गवर्न होगा। फॉर एग्जांपल जो 7 कैटेगरी है, ये हमें ज्यादा समझ पाएंगे आप लोग। ये जो कैटेगरी है जो मैंने बोला, जो ओशो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इसका बेसिक इसका रस होता है नए प्रयोग करना, नई चीजें करना। माइंड से बहुत शार्प होते हैं, लेकिन नए प्रयोगों में आगे बढ़ते जाना, ये होता है। और जीवन का हर अनुभव को, सभी चीजों को एक साथ लेके चलना, सभी चीजों का रस, वैरायटी सीकिंग एटीट्यूड होता है इनका, कि किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलते, हर चीज का पॉजिटिव पक्ष देखना, ये टाइप 7 का एक खास वो होता है। अब इसमें बहुत कुछ है कि दुनिया के सभी लोग तो ओशो जैसे नहीं है, चाहे वो इसी कैटेगरी में आते हैं 80-90 करोड़ लोग, वो क्यों आते हैं वो तो फर्क है। तो मोटे तौर पे हम 9 तरह के लोग होते हैं, और वो हमारे उन 3 तलों से बनते हैं। अब क्या है देखिए, अब हम सीधा इस पर चले जाते हैं एनेग्राम पे, जो है 8, 9 और 1, ये 3 जो पर्सनैलिटी है। थोड़ा क्लोज करके दिखा, इससे जाए। ये 3 जो पर्सनैलिटी है, इनके सबके नाम है, मैं नंबर से डिनोट कर रहा हूँ, सबके नाम है, सब है।
8, 9 और 1 ये पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जो कि एक्शन से चलते हैं, जो कि इंट्यूशन से ज्यादा चलते हैं, जो अपने इनर फील से चलते हैं। ठीक है, ये 2, 3 और 4 ये तीन जो पर्सनैलिटी हैं ये इमोशनल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी ये तीनों पर्सनैलिटी ज्यादा इमोशनल होती हैं। और 5, 6 और 7 ये जो तीन पर्सनैलिटी हैं ये थिंकिंग ओरिएंटेड ज्यादा है, यानी ये माइंड में शार्प होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं एनीग्राम में, यहां पर मैं इसको लाना चाह रहा हूं, और फिर ये हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ से किस तरह से जुड़ने वाला है, मतलब कैसे हम इसका अपने लिए उपयोग कर पाएंगे व्यक्तित्व का और उसके ढांचे का, उसमें हम जाने वाले हैं। तो मान लीजिए कि जैसे 8, 9 और 1 मैंने बोला ये एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं, एक्शन से चलते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये अपनी फिजिकल बॉडी के साथ एंकर्ड होते हैं, ज्यादा बॉडी को ज्यादा महसूस करते हैं अन्य दो की अपेक्षा, यानी फिजिकल प्रेजेंस इनके लिए बहुत बड़ी आसान है फील करना। इनको बोलो आंख बंद करके बैठो और महसूस करो खुद को, तो ये महसूस करने लग जाएंगे। ले जाओ पीछे, तो ये इजीली महसूस कर पाएंगे अपने को, अपनी फिजिकल बॉडी को, जो कि मेडिटेशन में बहुत बड़ी बात है। खुद की मौजूदगी को महसूस करना आसानी से, ये नेचुरली है इनके अंदर, ऐसी टाइप है इनकी, ये बहुत बड़ी बात है। इनको कहें बैठ जाइए और सांस को देखना शुरू करिए तो ये आसानी से सांस तक चले जाएंगे, या कोई हिस्सा महसूस करिए, फील करिए, अंदर जुड़िए अंदर के किसी फ्लो से, किसी बात से, किसी पॉइंट पर, तो ये जल्दी अटैच होंगे, क्योंकि फिजिकल बॉडी की प्रेजेंस के लिए ये काफी सेंसिटिव है अब नेचुरली। ठीक है, तो अब क्या है, क्योंकि फिजिकल बॉडी की प्रेजेंस के लिए सेंसिटिव है, इनका चैलेंजिंग इमोशन जो है, जो पहला प्राइमरी चैलेंज है इमोशन में इनके, वो एंगर का है, क्रोध का है। क्रोध, क्योंकि क्रोध हमारी फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ये मन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां से इसकी शुरुआत होती है हेड से। लेकिन जब भी आपको गुस्सा आएगा आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, मुट्ठियां भिज जाएंगी, आप किसी को हिट कर देंगे, आप किसी पे पत्थर फेंकेंगे। क्रोध एक एक्टिव फोर्स है और इसको निकालना होता है जरूरी, ये तभी रिलैक्स हो पाता है आदमी। तो जो फिजिकल बॉडी में एंकर्ड लोग हैं, अपनी फिजिकल बॉडी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनका चैलेंज का इमोशन क्रोध का होता है। दूसरी कैटेगरी हम घूम के लौटेंगे, थोड़ा सा देखें। दूसरा 5, 6, मेरी बात समझ में आ रही है, आप आवाज जा रही है, समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है? ओके, एक कैटेगरी है जिसमें ये तीन पर्सनैलिटी आती है, 5, 6 और 7, ये ऑब्जर्वर, एंथुजियास्ट और लॉयलिस्ट। ये तीन पर्सनैलिटी जिसमें आती हैं, ये थिंकिंग ओरिएंटेड लोग हैं, यानी कि ये माइंड में थोड़े नेचुरली शार्प होते हैं, चीजों को जल्दी समझना आसान होता है इनके लिए, जटिल समस्याओं पे फोकस करना इनके लिए आसान होता है। हाँ, तो चूंकि थिंकिंग में नेचुरली ये स्ट्रॉन्ग है, नेचुरली, तो जाहिर है कि इमोशन में उतने स्ट्रॉन्ग ये नहीं होंगे या एक्शन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जो थिंकिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नेचुरली, उसका चैलेंजिंग इमोशन फियर का हो जाता है, भय का, भय, क्योंकि थिंकिंग में नेचुरली स्मार्ट है ये लोग, आगे हैं अन्य पर्सनालिटीज से, तो इनका माइंड हमेशा एसेस करता है कि आगे आने वाला खतरा क्या है। ये फिजिकल बॉडी को इतनी आसानी से महसूस नहीं कर सकते, इनको समय लगता है। तो जो थिंकिंग वाला होगा उसका चैलेंजिंग इमोशन फियर का होगा। ये बात अलग है कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो फियर को फियर की तरह से हम नहीं समझ पाते, नहीं पकड़ पाते, हम उसको एंजाइटी, बेचैनी, स्ट्रेस की तरह से समझते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो एंगर है, 8, 9 और 1 पर्सनैलिटी जो है, ये एंगर को एंगर की तरह से नहीं पकड़ पाते हैं। मैच्योर हो जाता है आदमी तो बहुत सारी बातें सीख जाता है, वो एंगर को विरोध की तरह से, नो जताने की तरह से समझते हैं ज्यादा। उनको नहीं समझ में आएगा कि हमारा एंगर है, उनको लगेगा कि ये गलत बात है, मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ, रिसेंटमेंट की तरह से समझेंगे इसको, ज्यादा उसकी तरह से पकड़ पाएंगे। उनको वो नहीं समझ पाएंगे कि आप हमारे अंदर एंगर काम कर रहा है।
वो बाहरी तौर पे विरोध जताएंगे, मगर उसका इमोशन का जो पक्ष है वो एंगर का ही है, इसका फियर का है। और फिर जो तीसरी कैटेगरी है हमारी 2, 3 और 4 पर्सनैलिटी की, ये इमोशनल लोग हैं। इनका चैलेंज का इमोशन पेन का होता है, झिझक का होता है, शर्म का होता है, कुछ मिसिंग का होता है। वो बेसिकली पेन ही है। वो बचपन में 4-5 साल के आसपास वो फैमिली के एटमॉस्फेयर में होता है। जब पूरी वर्कशॉप करते हैं तब हम इसको लेते हैं, अभी तो हमारे पास लिमिटेड वक्त है। 2, 3 और 4 जो है ये इमोशनल लोग हैं, ज़्यादा इमोशन से जुड़े हुए हैं। इनसे कहो कि भीतर बैठ के फील करो अपने उसको, यहाँ इसको कोई चीज़ बोलेंगे ये आसानी से, इनको बोले इमेजिन करो आसानी से इमेजिन करेंगे, क्योंकि फील इनके अंदर नेचुरल है। ये बात है। इनका चैलेंजिंग इमोशन पेन का होता है। तो ये 3 हमारे बेसिक इमोशन होते हैं, बेसिक एंगर, फियर और पेन के, जो हमारे ईगो के स्ट्रक्चर को बना देते हैं 4 साल की उम्र तक। तो मैंने ये कहा था शुरू में कि 3 तरह के इमोशन हैं, क्योंकि 3 ही तरह के हमारे पास रिसोर्स हैं, हृदय, बुद्धि और गट। क्योंकि हमारा ब्रेन 3 ही एंगल पे फंक्शन कर रहा है, तो 3 तरह के इमोशन से 9 पर्सनैलिटी कैसे बन जाती है। अब आप देखिए, लीजिए 5, 6 और 7 को, इनका चैलेंजिंग इमोशन फियर का है। लेकिन फियर एक पैसिव फोर्स है, तो या तो हम फियर को बाहरी तौर पर जता दें, हमें डर लगे और हमने जता में रहता है कि करूं नहीं करूं, दूसरों की राय लेगा, डिनायल में रहता है। तो फियर से ऐसे 3 पर्सनैलिटी बनती है। ऐसे ही एंगर के साथ होता है कि या तो एंगर को एक्सप्रेस कर दिया जाए, वही है, उससे पर्सनैलिटी 8 बन जाती है। फिर इसके अलग कैरेक्टर हो जाते हैं, फिर इसकी अलग डिटेलिंग हो जाती है कि एंगर को एक्सप्रेस करने से वो कैसे बनता है, क्या होता है उसके अंदर। या एंगर को छुपा दिया जाए, दबा लिया जाए, वो पर्सनैलिटी 1 करती है। और या फिर 9, जिसको मालूम नहीं होता कि मेरे अंदर एंगर है, मुझे इसको समझना चाहिए, ठीक करना चाहिए, वो उसको डिनायल मोड है, पता ही नहीं होता कि क्या होना चाहिए। उसी एंगर से 3 पर्सनैलिटी यहाँ बन जाती है। और ऐसे ही 3 के साथ, उस पेन के साथ 3 पर्सनैलिटी बनती है, उस पेन को 3 तरह से बरतने के कारण। इमोशन तो वही है, भाव तो वही है हमारे अंदर। तो 3 पर्सनैलिटी बनती हैं पेन में, या तो वो जताए अपने दुख को, या बेचारा दबाए रहे, या उसको मालूम ना हो। अब ये ना समझा जाए कि एक पर्सनैलिटी होने का मतलब है कि ऐसा ही रहना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्धि भी है, हृदय भी है और भावना भी है। बुद्धि है, हृदय है और एक्शन भी है। तीनों सेंटर हर व्यक्ति के अंदर है। तो एक तरह से वो एक सेंटर का, एक इमोशन को ज्यादा ढंग से बरतता है, लेकिन बाकी भी उसके अंदर होते हैं। तो कभी मौके पे ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर बुद्धि वाला है उसमें हृदय नहीं होगा, या हृदय वाला है उसमें बुद्धि नहीं होगी, ये तो होगा ही। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी तौर पर, मुख्य तौर पर हमारी पर्सनैलिटी एक होती है, लेकिन उसके साथ हमारे 8 पर्सनैलिटी और अंदर काम कर रही होती है। 8 ढंग से हम इमोशन को और डील कर रहे होते हैं। ये सब इतना जटिल हो जाता है कि हमको कभी भी पता नहीं चलेगा। कभी हमको लगता है कि हम इंट्रोवर्ट हैं, कभी हमको लगेगा हम एक्सट्रोवर्ट हैं, कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत लविंग हूँ, कभी आपको लगेगा कि मुझे बिल्कुल लोगों से दूर रहना है, डिटैचमेंट से रहना है और बिल्कुल अटैच नहीं होना है। यही कारण होता है कि ओशो का, हम लाओ त्से का प्रवचन सुनेंगे तो हमको लगने लगता है कि भाई ये भी हमारे लिए ठीक है। फिर कोई दूसरा मीरा का प्रवचन सुनेंगे, वो भी ठीक लगने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर 9 चेहरे हैं कुल मिलाकर। एक चेहरे का हम ज्यादा उपयोग करते हैं, ये बात सच है। ज्यादा तौर पर हम एक पर्सनैलिटी में एग्जिस्ट करते हैं सामान्य व्यवहार के लिए, ये बात भी सच है। लेकिन 8 चेहरे पीछे से बोलते होते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे हम सुबह हम सोचते हैं कि चलो इस हफ्ते से ध्यान करना शुरू कर देंगे, हमने अपनी बेसिक पर्सनैलिटी में तो ये सोच लिया, अपने दायरे में जो रिसोर्स हमारे पास ज्यादा है कि हम सुबह से उठेंगे और कल से ध्यान करेंगे। बाकी 8 चेहरों को तो इसकी खबर नहीं है, तो कैसे होगा? वो सुबह के टाइम पे वो अपने अपने हिस्से का आलस जताएगा, कोई अपने हिस्से का कारण बताएगा, कोई अपने हिस्से की कोई चीज बताएगा, तो ऐसे पीछे खिसक जाता है। ठीक है, तो हम 8 अपने खुद के अलावा 8 अन्य चेहरों का मिश्रण है। तो जब हम यहाँ पर ग्रुप करते हैं, उसमें एक पूरा टेस्ट होता है 100 पॉइंट्स का, उससे निकल के आता है कि मूल रूप से आप ये हो, और ये बाकी तो कभी कभी असर करते हैं, फिर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो तो फिर
डिटेल में देखा जाता है। मैं एक दो बातें और कर लूँ जो कि ध्यान के संबंध में आपको थोड़ा जचेगा। मैंने बताया कि 5, 6 और 7 ये 3 पर्सनैलिटी थोड़ी शार्प है, बुद्धि वाली है, और माइंड ज़्यादा एक्टिव है इनका, और फियर इनका चैलेंजिंग इमोशन है। ऐसे व्यक्ति को जब भी आप कहेंगे कि ध्यान में बैठो, आंख बंद करके बैठो, विचारों को देखो, तो आप नोटिस करना कि क्या आपके विचारों की प्रकृति भविष्य से आती है, यानी आपके विचार ज़्यादातर भविष्य के होते हैं क्या? क्योंकि जो भी मोस्टली थिंकिंग वाले लोग हैं उनका जो पूरा फोर्स है लाइफ का, वो भविष्य की तरफ को होता है डायरेक्टेड, क्योंकि माइंड का काम है भविष्य का आकलन करते रहना कि भविष्य में क्या गड़बड़ है, क्या खतरा है, क्या लाभ है, क्या हानि है। तो ऐसा व्यक्ति आंख बंद करके जब बैठता है और विचारों को देखता है तो वो पाएगा कि उसके विचार इस तरह के कि यहाँ के बाद मुझे वहाँ जाना है, फिर मुझे ये करना है, फिर इसके बाद मेरे को फलानी जगह जाना है, दिमाग की जगह जाना है, ये सब आगे आने वाले चीज़ों के बारे में ज़्यादा टाइप के विचार आएंगे, पास्ट वाले उतने नहीं होंगे उसके विचार। इसी तरह से 2, 3 और 4 जो इमोशनल लोग हैं, ये इमोशनल लोग हैं, इनके जब विचार अगर ये देखने आंख बंद करके बैठते तो ज़्यादातर अतीत के होंगे, को अतीत के ज़्यादातर विचार परेशान करेंगे, भविष्य के कम होंगे, क्योंकि इमोशनल लोग हैं और पीछे से इनके साथ जो गड़बड़ हुई है, जो भी इनको लगता है प्रकृति में, अस्तित्व में हमको ये नहीं मिला, ये माता पिता का प्यार, जो भी इनको फील होता है, जिस वजह से पेन का एक रिजर्वायर होता है इनके अंदर, पेन के प्रति सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पास्ट के विचार ज़्यादा मौकों पर पास्ट के विचार पाएंगे। और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है 8, 9 और 1 की, ये लोग ना तो ज़्यादा माइंड में है और ना तो ज़्यादा इमोशन में है, ये फिजिकल बॉडी के साथ है, तो इसलिए फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ाव होने के कारण अटैचमेंट ही समस्या है, क्योंकि वो दुखती रग है फिर इनकी। तो ऐसे लोगों को अगर ओशो के ध्यानों की बात करें तो डायनामिक मंडला कुंडल नहीं करना चाहिए, जो इनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो इनके लिए बैलेंसिंग होगा, फिजिकल बॉडी से अटैचमेंट को थोड़ा कम करेगा, बीच में मध्य में लाएगा। अगर ओशो के लोग नहीं है तो योगा है, ताई ची है, जो भी उस तरह के हैं, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, वो हेल्प करेंगे फिजिकल बॉडी को सेंटर में लाने के लिए, क्योंकि इनका ओवर अटैचमेंट है। 5, 6 और 7 इनका अटैचमेंट माइंड से ज्यादा है, नेचुरली माइंड के साथ ये सहज महसूस करते हैं, कोई भी समस्या आती है तो वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं जहां पर ये स्ट्रांग है और सेफ है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति, इन लोगों का चैलेंजिंग इमोशन क्योंकि फियर का है, और फियर एक पैसिव फोर्स है, फियर को कुछ कर नहीं सकते सीधा सीधा, इसको देखने से ये खत्म हो जाता है। भाई ओशो ने बड़ा क्लासिक एग्जांपल दिया है कि अंधेरे में रस्सी पड़ी है, हम सांप समझते हैं और उससे भय खाते हैं, पास चले जाते हैं, दिख जाती है तो रस्सी समझ में आती है। भय को देखना ही होता है और वो डिजॉल्व होता है, क्योंकि भय सब्जेक्टिव होता है, किसी सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, हवा में तो कोई भय होता नहीं है, मूल तो भय ही है इनका, चाहे ये जैसे भी पकड़ते हो। तो चूंकि ये माइंड वाले लोग हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि 5, 6 और 7 ज्यादा माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, तो माइंड अनकॉन्शियसली ये भरोसा दिलाता है कि भाई कुछ करने से कुछ मिलता है, बिना किए तो मिलता नहीं, दुनिया में भी नहीं मिलता, और ये दुनिया का अनुभव है उसका, यही अनुभव लेके वो अध्यात्म में शामिल होता है। तो मन उसका कहता है कि भाई कुछ करने से मिलता है, कुछ पसीना बहाना पड़ता है, कुछ जोर लगाना पड़ता है, ये उनके माइंड में नेचुरली, उनके पूरे सिस्टम में एक्सेप्टेड है, स्वीकार है। तो ऐसे लोगों को जो ध्यान पसंद आते हैं वो आते हैं डायनामिक, कुंडलनी, मंडला या 3-3 घंटे के मैराथन, जिसमें उनका पसीना बहता है, जितना पसीना उनको दिखता है अपने शरीर पे, उतना उनको संतुष्टि मिलती है कि ये कुछ ध्यान हुआ। ये कहते हैं ये विपස්සना, नादब्रह्म, ये भी कोई ध्यान है, इसमें क्या है, ये तो बच्चों वाले ध्यान है। इनकी ऐसी बैक से, पीछे से, अनकॉन्शियस से बोलता है वो, उसको पकड़ने की एक भाषा होती है, एक स्टाइल होता है, अमूमन वो पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे लोग कुछ करने वाले ध्यान पसंद करते हैं, कुछ करने वाले, क्योंकि माइंड उनको बोला है कि करने से होता है सब, बिना करे नहीं होता है। मगर ऐसे लोगों की बैलेंसिंग मेडिटेशन जो है वो बिल्कुल दूसरे हैं, वो विटनेसिंग वाले हैं, क्योंकि फियर को विटनेसिंग से खत्म किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को विपස්සना है, स्लो वॉक है, धीरे धीरे खाना खाना है, अंधेरे में करने वाले ध्यान है, जंगल में अकेले घूमना है। फियर का इमोशन की पकड़ है इनके ऊपर ज्यादा, और अब हम डायरेक्टली नहीं कर सकते उसके साथ कुछ, हमें सिर्फ विटनेसिंग बढ़ानी है अपनी, और लेकिन विटनेसिंग इनको पसंद नहीं आएगी,
ये कहेंगे ये कोई ध्यान है जिसमें नींद लग जाती है, ये बात इनको आम, ये बिल्कुल मैं मोटी कैटेगरी बता रहा हूँ आपको, सब जगह ऐसा लागू नहीं होगा, अलग अलग है, मिक्स पर्सनैलिटीज होती हैं, जटिल होती हैं, और उनको फिर देखना होता है जब हम ग्रुप में आते हैं और वो लोग डायरेक्टली अपने कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं तो उससे निकलता है। बिल्कुल मोटी बात बता रहा हूँ जो आपको समझ में भी आ रही होगी। तीसरे जो हमारी कैटेगरी है, तो इनके बैलेंसिंग मेडिटेशन विटनेसिंग वाले होते हैं। लाइफ की स्पीड को स्लो करे ऐसे होते हैं, क्योंकि माइंड फ्यूचर में जाता है, फ्यूचर का मतलब है आगे से आगे दौड़ना, स्पीड तो इनके पास है, इनको मध्य में लाने के लिए हमें स्लो करना होता है और विटनेसिंग बढ़ाना होता है। ठीक है, ये पहला कदम है पर्सनैलिटी में। 2, 3 और 4 ये जो 3 हमारी पर्सनैलिटी है, ये इमोशनल लोग हैं, इनको सब तरह के ध्यान पसंद आते हैं, क्योंकि इमोशनल जो स्ट्रेंथ है, इमोशनल जो पावर है, जो भाव की जो शक्ति है, असली सिक्का वही है। जो हमारा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, आध्यात्मिक जो हमारे को आत्म अनुभव है, जो साक्षात्कार है, वो इसी तल में होता है। वो समझता है आदमी जरूर मन से है, बुद्धि से समझ में आता है सिस्टम, और गट हमें क्रिया करने में सहयोग करता है। जो उसका जो रियलाइजेशन है वो इसी तल में होता है। ये रियल शक्ति है करने की, मतलब इनके साथ भावना है। ये ऐसे लोग हैं कि ये किसी चीज पर डाउट नहीं करेंगे, गुरु ने कह दिया करेंगे, ये इनके पास नेचुरली होता है। अब नेचुरली होता है, करोगे क्या, टाइप ही वैसी है, इसमें कोई किसी की निंदा नहीं है, कोई किसी का प्रशंसा नहीं है, वैसे ही है ये। ऐसे क्यों है, ये बचपन में ही तय होता है। खैर, तो ये जो 3 लोग हैं, इनको सक्रिय तरह की विधियां भी अच्छी लगेंगी, अक्रिय भी विधियां अच्छी लगेंगी। इनको बॉडी से भी कोई समस्या नहीं है, वैसे भी कर लेंगे, विटनेसिंग वाले भी कर लेंगे, मगर दरअसल इनको जरूरत होती है हीलिंग मेडिटेशन की, ऑटो हिप्नोसिस वालों की, क्योंकि इनके अंदर पेन का इमोशन ज्यादा सक्रिय है, चैलेंज है, पेन इनका चैलेंज है। तो इनको जरूरत है ओशो के बनाए हुए हील। एंगल क्या होंगे, डायमेंशन, डिपार्टमेंट क्या होंगे, वो काम होता है इनका 5, 6 और 7 का, क्योंकि ये थिंकिंग ओरिएंटेड लोग हैं, ये जटिल समस्याओं पर आसानी से समझते हैं, उनको माइंड इनका शार्प है, कई डायमेंशन में सोचना आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग नहीं सोच सकते, ये जनरली इनके लिए नेचुरल है, सोच ये भी सकते हैं, कर वो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इनके लिए बहुत नेचुरल है, बहुत ही ज्यादा। कोई नया सिस्टम पैदा करना उसकी डिटेलिंग यहाँ पे मिलेगी, ये इनके लिए आसान पड़ेगी, लेकिन करेंगे ये भी नहीं, ये भी उसकी डिटेल ही करेंगे, कर नहीं सकते। बता देंगे कि ये जो आप सोच रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक्शन का फोर्स इनके पास भी नहीं है, क्योंकि ये फियर से गवर्न हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये गट में वीक है, जो माइंड में स्ट्रांग है वो गट में वीक है, एक्शन की फोर्स कम है उसके पास, क्योंकि लाइफ की ज्यादा फोर्स तो माइंड में ही जा रही है उसकी। करने वाले जो बेचारे होते हैं, एक्चुअल जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं, एक्चुअली जो करके देंगे काम को, इनके हिसाब से तैयार किए हुए काम को, इनके विजन से बनाई हुई पूरी उसको करने वाले होंगे हमारे 2, 3 और 4। ये बेचारे ज्यादातर यसमैन होते हैं और लविंग होते हैं, आपने कह दिया ये करेंगे, और इमोशन का उनके पास है। यही तो इनके दुख का कारण है कि हर कोई हमें ही पकड़ लेता है, यही तो ये एक कारण है इनका। तो जब हम कभी कॉर्पोरेट में होता है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है कि भाई टीम कैसे बिल्ड करे, तो देखना होता है कि किस तरह की चीज आप डिजाइन करना चाह रहे हो, क्या लाना चाह रहे हो। तो भाई तुम्हारी टीम में कम से कम कोई विजनरी हो, कोई अगर ज्यादा टिपिकल मामला है तो यहाँ के हो वहाँ के हो, ये तो बाहर की दुनिया का है, वहाँ वो हम नहीं ले रहे, जो हम देख रहे हैं वो जो हमारे काम आएगा। तो मैंने बताया कि कैसे हमारी चॉइस वो मशीनी है, और हमारी सारी बातें ऑलमोस्ट हमारे को थोड़ा सा दायरा होता है जिसमें हमको फ्रीडम होती है, बाकी हमारी मेडिटेशन की चॉइस हो, हमारे बात करने के ढंग हो, हमारा खाने खाने के ढंग हो, हमें किस तरह का म्यूजिक पसंद आएगा, हम अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम पहले क्या सोच रहे होंगे, पार्टी में पहुंच के हम क्या बिहेव करेंगे, ये सब फिक्स होता है। अगर मैं लेने लगूं कोई पूरा स्ट्रक्चर तो बहुत वक्त लग जाएगा। कहने का आशय यह है कि हम फ्री कैसे हैं, हम अगर अपने व्यक्तित्व के इस अंदरूनी खाके को समझते हैं। ओशो कहते हैं भय मुक्त हो जाओ, कैसे, भय छुप के काम कर रहा है। ओशो कहते हैं प्रेम बांटो, कैसे, भीतर तो पेन पड़ा हुआ है बचपन का, उसका क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो भय वाले हैं उनको पेन नहीं होता है क्योंकि उनमें हार्ट होता है, पेन वाले हैं उनको एंगर नहीं होता है, सब होता है क्योंकि उनमें भी एक्शन होती है, सब में सब होता है, लेकिन डिसाइडिंग
कुछ जीवन का जिधर को ज़्यादा धारा बह रही होती है वो एक मेन बात बन जाती है, प्राइमरी चीज़ बन जाती है, ऐसा होता है इसमें। तो जब हम ये देखते हैं, यहाँ कुछ वर्कशॉप होती है जब भी, तो पता चलता है कि हमें इस तरह से, हमें अपने मेडिटेशन को ऐसे लेना है, इस तरह के मेडिटेशन करने हैं और इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमारे ओशो के सिस्टम में उन्होंने क्या किया, उनका सिस्टम 2 धाराओं पे चलता है। ओशो का जो पूरा वो है वो दो धाराओं पर चलता है। एक तो उन्होंने हमें ध्यान की विधियां दी, जिसमें बहुत कुछ है, तरह तरह के उसमें प्रयोग है, तरह तरह की चीज़ें हैं, वो विधि दी, जिसमें कि हमको हमारा बायोकेमिकल चेंज होता है उनसे गुजरने से। हमारी कुछ सीमाएं टूटती हैं, कुछ आलस से टूटता है, कुछ हमारी शरीर से जुड़ी हुई सीमाएं, कुछ मन की सीमाएं हैं, तो वो टूटती हैं। इस तरह की विधियां उन्होंने बनाई। एक तो ये पक्ष पूरा होता है, और दूसरा लगातार बोलते रहे। आखिर जब सब कुछ ध्यान से ही होना है तो फिर आप उनको बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं, लेकिन बोलने से हमारी डीकंडीशनिंग होती है। हम रोज रोज कोई बात सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि अरे हमारा मन का सोचने का ही तरीका गलत है। ये 2 तरह से उन्होंने हमको बांधने की कोशिश की, और रोज रोज आप सुनते, यहाँ बोल के आपको बता दिया कि भाई आपका ईगो ऐसा होता है, एंगर ऐसा होता है, फियर ऐसा होता है। जब हम इसकी फोकस्ड क्वेरी यहाँ ग्रुप में लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरे फियर का एक्चुअली पैटर्न क्या है। ऐसे सोचेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि फियर किस तरह से काम करता है। लेकिन क्वेरी में जब हम बहुत अंदर तक खुदाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरा फियर इस तरह से काम करता है, मेरा पेन पीछे छुप के ऐसे काम कर रहा है। ये अगर जैसे ही आपको दिखाई देता है तो भीतर का बहुत बोझ हल्का हो जाता है। तो ऐसी साफ और सरल मन स्थिति पर तो ध्यान का प्रभाव भी बहुत अच्छा आता है। नहीं तो हम 1-2 घंटे ध्यान करते हैं और बाकी 22 घंटे 21 घंटे हमारा मन अपना ही अपनी स्पीड से चला हुआ है। तो ये बहुत बेसिक मैंने लिया है बिल्कुल ही, और ये मुझे मालूम है कि ये आप थोड़ा सुन के कई तरह के आपके मन में बातें उठ रही होंगी, विचार उठ रहे होंगे कैसे क्या, तो वो तो यहाँ संभव नहीं है। हम साल में एक बार यहाँ ओशो सांजेन में इसको करते हैं। अभी अगस्त में होने वाला है। वैसे तो वो ग्रुप ऑलमोस्ट भर गया है, वो जब भी होता है भर ही जाता है ये ग्रुप, 1-2 कोई जगह बची हो तो कह नहीं सकता। तो कभी जब ऐसा हो, मौका लगे, तो आप एक बार, जो लोग ज़्यादा समझने वाले, ये मैं कह दूँ कि सबको ये शायद ही जचेगा। सुनने में अभी इतना आपने आधा पौना घंटा सुना, इतना तक तो ठीक है, लेकिन जब इसकी एक्सरसाइज चलती है, बहुत इंटेंस ग्रुप होता है वो, और बहुत इसकी क्वेरी जब चलती है तो बड़ा वो 4 दिन भारी तपस्या के हो जाते हैं, आंतरिक तप के होते हैं वो 4 दिन। साथ में ओशो के मेडिटेशन चलते हैं, एक डायनेमिक, शाम को कुंडली और व्हाइट ड्रॉप, और बाकी दिन में सेशन क्वेरी चलती है वो 4 दिन। तो कभी ऐसा, जिनको इस तरह की चीज़ समझने में रुचि है, जो समझना चाहते हैं कि हमारा ईगो क्या है, हमारी हैबिट ऐसी क्यों है, हम कोई चीज़ सोचते हैं कि भाई हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी हम में से क्रोध आने लगता है। हमें मालूम है कि क्रोध आ रहा है, उसके पीछे से फोर्स कहाँ से आ रही है, पीछे का मोटिवेशन क्या है, उसकी ड्राइव क्यों बन रही है हमारे अंदर। हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसके छुपे हुए बहाने क्या है निर्णय लेने के। हाँ, हम किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, चाहे वो खाने का स्वाद हो, चाहे कपड़ों की कोई बात हो, चाहे कोई सामान हो, मोबाइल हो। क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पकड़ वाला होता है, कोई नहीं होता है। ये सब वो होता है। और मैं एक बात और लास्ट में इस यहाँ कह दूँ कि हम 9 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, और पहले ही हमने शुरू में कहा कि हम अपना कोई सीड लेके आए हैं, अपना सीड। जैसे बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है, तो जब उनकी फ्लावरिंग हुई और वो बुद्ध बने, तो उसी तरह की फ्लावरिंग हुई नॉन अटैचमेंट में, बिल्कुल डिटैच होकर जिए, और बिल्कुल एक हाथ में कटोरा और चीवर धारण, और उसी तरह का दर्शन निकला उनका, उसी तरह का जीवन उन्होंने अपने शिष्यों के लिए दिया, क्योंकि वही सीड था उनका। जो सीड था वो जीवन आनंद है, इसमें फलित ही नहीं हो सकता था, क्योंकि वो सीड ही नहीं था। हम लोगों में ये 9 कैटेगरी, तो किसमें क्या सीड है ये जांच करना आसान नहीं है। प्रयोग हम सब कर सकते हैं, डिस्कोर्स हम सारे सुन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है, बहुत लंबी हो जाती है कई बार तपस्या, जब हमको अपने अंदरूनी सीड का आइडिया नहीं है। अगर होता है तो वो रास्ता थोड़ा सरल होता है, इसमें थोड़ी ये हेल्प तो मिल जाती है। हम पिछले 7-8 साल से इसको कर रहे हैं। हेलो, मैंने बोला कि हमारी जो फर्स्ट ईगो है वो ईगो ऑफ द बॉडी है। हालांकि दूसरी ईगो जो हमारे फियर से जुड़ी होती है उसको ट्रस्ट ईगो बोला जाता है, और जो तीसरी ईगो है जो पेन से जुड़ी होती है उसको गाइडेंस ईगो बोलते हैं। और हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट फेस में वो अलग अलग फेस में, पहले 6 महीने के फेस में, फिर 2 साल तक, फिर 4 साल तक वो
वो बनती है, वो पूरी एक वो है। लेकिन हम फर्स्ट जो है हमारी बॉडी का जो प्रेजेंस है, हमारा प्रेजेंस का मतलब हमारी बॉडी का प्रेजेंस, मन का प्रेजेंस तो चलो उसके पीछे आता है। तो अगर कोई मौजूद होना चाहता है ना, उसको कहते हैं हियर एंड नाउ प्रेजेंट, जो गुरजीएफ ने भी बोला है। तो अगर वो अपनी बॉडी से आसानी से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा जुड़ जाता है, तो उसको प्रेजेंट होना आसान पड़ जाता है। कहने का मतलब हम अपनी फिजिकल बॉडी के लिए जितनी सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, हमको मूवमेंट में, क्षण में मौजूद होना उतना आसान पड़ेगा। क्योंकि फिजिकल बॉडी जब भी होती है वर्तमान में ही होती है। मन तो अतीत में हो सकता है और भविष्य में हो सकता है, और होता ही है, कभी प्रेजेंट में होता नहीं है। लेकिन फिजिकल बॉडी जब भी होती है वर्तमान में होती है। और अगर हम अपने होश को, अपने चैतन्य को फिजिकल बॉडी के साथ थोड़ा जोड़ने का कोशिश करते हैं, तो हम वर्तमान में होने की क्षमता को धीरे धीरे ज़्यादा अर्जित करते हैं।